स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। जैसे कि हमारे कुछ एग्जाम्स है, वो हमारे नज़दीक आ रहे हैं, तो हमें कुछ जीके जीएस का भी नॉलेज होना चाहिए। तो आज से हम जीके जीएस के कुछ सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। और मेरा मानना है कि हिस्ट्री में अगर थ्योरी ना समझ में आए तो फिर हम एमसीक्यू तो कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ज़्यादा नहीं मैं डिटेल में जाऊंगी, लेकिन मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से हिस्ट्री, बट थोड़ा थ्योरी, फिर मैं उसके नेक्स्ट पार्ट में उसका एमसीक्यू करके कवर करूंगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। इसमें देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहले पहले हम स्टार्ट पढ़ेंगे जी, ये शुरुआत कहाँ से हुआ, फिर हम उसके कारण देखेंगे, फिर उसके इमीडिएट मतलब तत्कालीन कारण देखेंगे, कौन कौन से लीडर रह चुके हैं हमारे 1857 के विद्रोह में या रिवॉल्ट में। ब्रिटिश के कौन कौन से लीडर्स हैं, मेन सेंटर कौन कौन सा था और क्या परिणाम आया, इतना काफी है हमारे लिए अभी। तो चलिए हम आगे बढ़ने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हमें जानने जरूरी है, क्योंकि हमारे एग्जाम पर्पज से भी ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे सीधे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, और हमें ये आगे जो हम पढ़ेंगे, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये तो बोलूंगी, या तो इसे लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट मैं बोलूंगी आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए जानते हैं 1857 में प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का। तो लॉर्ड पाल्मस्टन। लॉर्ड पाल्मस्टन ये हमारा 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लास्ट मुगल इंपेरियर कौन था वहां पे, बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर, किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकता है, दोनों एक ही थे। हमारा एक्चुअली में 1857 का रिवॉल्ट जब शुरू हुआ तब हमारा मुगल शासन का अंत हुआ। तो ये हमारा लास्ट मुगल इंपेरियर थे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। अब देखिए विद्रोह तो हुआ। अब विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटेन ने भारत में कई सेनापति को नियुक्त किए। तो उस मेन सेनापति का क्या नाम है, तो सर कॉलिन कैंपबेल। देखिए ये चारों याद रखने हैं। क्या क्या, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, लॉर्ड पाल्मस्टन, कब के, 1857 के। भारत में के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। हमारे लास्ट मुगल इंपेरियर कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जो बोलिए। और विद्रोह हुआ जब शुरू तो उसको दबाने के लिए ब्रिटेन ने भारत में कौन से कमांडर्स को या कौन से सेनापति को नियुक्त किया, तो सर कॉलिन कैंपबेल। और एक क्वेश्चन और भी आता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो चुनाव जैसे होता है उसमें तो कुछ चिन्ह होते हैं, वैसे ही इस रिवॉल्ट में कौन से चिन्हों का यूज किया गया, तो रोटी और कमल का फूल। ये आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, अभी मुझे पढ़ाते पढ़ाते ये आया है तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ जो ये है क्वेश्चन। तो ये आप लोग नोट कर ही लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये कुछ स्टार्टिंग डेट है और प्लेस है, ये बहुत ही, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री है ऑब्वियसली, सब कुछ ये सब याद रखना है। पढ़ते पढ़ते तो वैसे याद हो जाएगा, बट मैं आपको एक बार बोल दे रही हूँ। 29 मार्च 1857, जगह बाराकपोरा, मंगल पांडे अटैक करता है ब्रिटिश ऑफिसर को। कब, 29 मार्च 1857 में। फिर 6 मई 1857 को मेरठ में क्या हुआ, 85 सिपाही रिफ्यूज टू यूज ग्रीस कार्टेज कोर्ट मैरिटल। इसका क्या मतलब होता है, जो ग्रीस कार्टेज जो था वो क्या था, वो एक बंदूक था जो कि सुअर और गाय के मांस के चर्बी से बना हुआ था, इसीलिए करीबन 85 जो थे हमारे सिपाही, उन्होंने उसका यूज करने से मना कर दिया। फिर ये हुआ जो 9 मई को
9 मई 1857 को उसे उन सारे 85 लोगों को जेल में दे दिया गया। अब 10 मई को क्या हुआ, रिवॉल्ट शुरू हुआ, ब्रिटिशर्स के ऊपर में अटैक हुआ, मार्च हुआ दिल्ली के तरफ। सबसे पहले मार्च कहाँ हुआ, दिल्ली के तरफ। चलिए ठीक है। 11 मई को क्या हुआ, 11 मई को बहादुर शाह जफर एम्पेरियर ऑफ हिंदुस्तान डिक्लेयर कर दिए गए। क्यों कर दिए गए, देखिए उस टाइम हमारे मुगल के ये राजा थे, ये सबसे बड़ा क्षेत्र था। बहादुर शाह जफर को इसीलिए उन्होंने नियुक्त किया गया एम्पेरियर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के राजा के या रूप में, नेतृत्व करने के रूप में। फिर 5 जून को क्या हुआ, कानपुर में 5 जून को कानपुर में नाना साहब ने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। नाना साहब ने रिवॉल्ट क्यों स्टार्ट करते हैं, जो नाना साहब को कुछ था, जो जैसे कि इनके जो पिताजी थे बाजीराव, उन्हें पेशवा का पद मिला हुआ था। पेशवा का पद मिलना अब क्या होता है, डिपेंड करता है जो अब आपके बेटे को वो पेशवा का पद दिया जाएगा कि नहीं। तो जब ब्रिटिशर आए तो नाना साहब को वो पद नहीं मिला पेशवा का, तो उन्होंने उसकी ही लड़ाई, उसी उसी का दुख इन्होंने झेला, या उसी के खेत के चक्कर में इन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया कानपुर में 5 जून 1857 को। 5 जून हो गया। 6 जून को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने स्टार्ट किया। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का क्या था, जो जब हमारे ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने गोद लेने की प्रथा को ही बंद कर दिया, और जिसे हम दत्तक पुत्र के नाम से भी जानते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का, जैसे कि हम सब जानते हैं, अब उनके पति की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाने के कारण उन्हें कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक संतान को गोद लिया था। और ब्रिटिशर्स के ये रूल्स निकल के आए थे, जो जितने भी गोद लिए बच्चे हैं उन्हें हम आगे राजा नहीं घोषित कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, 30 जून 1857 को लखनऊ में, ये नाम याद रखिएगा, लखनऊ में बहुत पूछा जाता है, बेगम हजरत महल जो था वो रिवॉल्ट स्टार्ट किए। अब 18 जुलाई, इसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं मेंशन था, तो जुलाई 1857 में बिहार में हुआ। अब जैसे कि हम बीपीएससी वाले लोग हैं, बीपीएससी बिहार से रिलेटेड, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार से कौन से राजा ने या कौन से जमींदार ने स्टार्ट किया, तो उनका नाम है कुंवर सिंह, और इनका पूरा नाम है बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह ये एक जमींदार थे, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट को स्टार्ट किया जुलाई 1857 में। अब जून और जुलाई 1857 में फरीदाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने रिवॉल्ट को स्टार्ट किया। देखिए अभी ये एक समरी है जो मैं आप लोगों को बताई हूँ, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो किस जगह पे किसने स्टार्ट किया, इसे हम लगातार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा ये स्टार्ट हुआ। 29 मार्च को बैरकपुरा में मंगल पांडे के द्वारा उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को पे अटैक किया और ये स्टार्ट हुआ। उसमें 6 मई 1857 को करीबन 85 लोगों ने उस बंदूक को यूज करने से मना कर दिया, जिस बंदूक का बना हुआ था सुअर और गाय के मांसों से। 9 मई को क्या हुआ, 9 मई को उन सारे को 85 लोगों को हम जेल में बंद कर दिए। 10 मई को क्या हुआ, एक रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और मार्च हुआ दिल्ली की तरफ 10 मई को। 11 को क्या हुआ, बहादुर शाह जफर को हम डिक्लेयर कर दिए एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान, कहाँ पे, दिल्ली में। अब 5 जून को क्या हुआ, 5 जून को कानपुर में नाना साहब ने स्टार्ट किया। 6 जून को रानी लक्ष्मीबाई ने स्टार्ट किया। 30 जून को बेगम हजरत महल ने लखनऊ में स्टार्ट किया। जुलाई में बिहार में स्टार्ट हुआ बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। जून से जुलाई में फैजाबाद में स्टार्ट हुआ मौलवी अहमदुल्लाह शाह के थ्रू। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, नहीं तो एक टेबल बना के अपने कॉपी पे जरूर नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेस भी, डेट भी और
इधर जितने सारे नाम है, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम, हजरत महल, ये सारे, कुंवर सिंह, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार वाले ध्यान रखे, कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखें। अब हम जानते हैं मंगल पांडे के बारे में, क्योंकि मंगल पांडे से भी हमें क्वेश्चंस आते हैं, जो मंगल पांडे क्या क्या कैसे हैं। तो चलिए हम जानते हैं मंगल पांडे के बारे में। तो देखिए मंगल पांडे कौन है, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। इनको फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, एक बलिया जिले में हुआ। कब, 19 जुलाई 1827 में, एक ब्राह्मण फैमिली में। और ये बलिया से भाग गए थे, इसीलिए बलिया एक वर्ड फेमस है, बागी बलिया, ये बागी हो गए थे, ठीक है। ये कौन थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, इन्हें फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 19 जुलाई 19 जुलाई 1827 या 1827 इनका जन्म बलिया डिस्ट्रिक्ट में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये बारापोर में 34th, ये याद रखिएगा, ये नंबर याद रखिएगा, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थे, ठीक है। ये पहले सिपाही थे जो ओपनली अटैक किए ब्रिटिश ऑफिसर में। क्यों, क्योंकि ये अफवाह फैली थी, जो ब्रिटिशर जो है सो ग्रीज्ड कार्टिज का यूज करते हैं। ग्रीज्ड कार्टिज का मतलब, जो वो एक ऐसा लंबा सा बंदूक, आप लोगों ने देखा होगा, एक ऐसा बंदूक यूज कर रहे थे जो, तो अब बंदूक कैसे यूज होता है, मुंह से हम लोग उसका ढक्कन खोलते हैं, फिर हम बंदूक चलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो जो बना होता है सो सुअर और गाय, इन दोनों के चर्बी के मांस से बना होता है। और हमारे हिंदू या हमारे भारतीय परंपरा के हिसाब से हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, तो हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने ओपनली अटैक कर दिया ब्रिटिशर्स के ऊपर। और इन्होंने दो ब्रिटिशर्स को, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट हर्सन, लेफ्टिनेंट बाग आप याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। ये 34वीं इन्फेंट्री के थे मंगल पांडे। इन्होंने जब दो ब्रिटिशर्स को ओपनली मार दिया, देखिए, पांडे एंड हिज फॉलोअर्स सिपाही रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर ऑफिसर ऑन मार्च 29 1857, इवन ट्राई टू शूट देम, मारा मतलब घायल कर दिया, ठीक है, सार्जेंट वर्सन और लेफ्टिनेंट बाग को, ठीक है। इन्होंने दमदम में 1857 दमदम में ये स्टार्ट हुआ, फिर फरवरी में बहरामपुर से लेके 29 मार्च बाराकपुरा में इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को घायल कर दिया, जिस कारण से ये जो बात फैली, जो ये सुअर और गाय के चर्बी की मांस से बना हुआ कारतूस है हमारा, तो उसे ज्यादा हम ये बात ना फैले, इसीलिए इन्हें 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। हालांकि इनका डेट जो था सो 18 अप्रैल 1857 को था, लेकिन इन्हें 10 दिन पहले ही क्या बोलते हैं, फांसी दे दी गई थी, इस बात को यहीं पे रोकने के लिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं, आग लगती है एक जगह तो धुआं तो निकलता ही है, तो सभी को ये बात पता ना चल जाए, इसलिए इन्हें फांसी दे दी गई है। इसीलिए इसे हम एक इमीडिएट रीजन या इमीडिएट कॉज के नाम से जानते हैं। अगर हमें इमीडिएट कॉज पूछा जाए एग्जाम में क्या था, तो इमीडिएट कॉज यही था, ग्रीज्ड कार्ट्रिज वाला, जो अंग्रेज जो है सो गाय और चर्बी के मांस का कारतूस यूज करते हैं। 28 अप्रैल, अब क्या याद रखना है मंगल पांडे का, जो ये फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे इंडिया का, और ये इनका जन्म बलिया जिले में हुआ 19 जुलाई 1827 में। इन्हें 22 साल की उम्र में ही फांसी मिली, ज्यादा ये बड़े नहीं थे, 22 साल की उम्र में ही इन्हें फांसी मिली। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था, मतलब ब्रिटिशर्स के जितने थे आर्मी, उसे इन्होंने ज्वाइन किया था उन्हें समझने के लिए। हालांकि ये इंडियंस
के तरफ से ही थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को जानने के लिए इन्होंने ब्रिटिशर्स के आर्मी को ज्वाइन किया था। ये 34th इन्फेंट्री के थे और इन्हें फांसी 8 अप्रैल 1857 को मिली। इन्होंने करीब 2 ब्रिटिशर्स को घायल किया था। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कॉजेज। तो हमारे कौन से कॉजेज है? राजनीतिक कारण है, पॉलिटिकल कॉज, आर्थिक कारण है, इकोनॉमिक कॉज, सोशल कारण है, सामाजिक कारण, मिलिट्री सैन्य कारण, रिलीजियस कारण और इमीडिएट कॉज। ये सारे कॉज है। ये सारे कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थ्योरी अगर आप लोग को मन नहीं लग रहा है सुनने में, फिर भी आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि थोड़ी आप करोगे तभी एमसीक्यू कर पाओगे। ऐसे ही टिक नहीं मारना एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी। इसीलिए थोड़ा पेशेंसली सुनो। हिस्ट्री है, थोड़ा लंबा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को जल्दी से जल्दी खत्म करने की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल कॉज से। तो हमारा पॉलिटिकल कॉज क्या क्या था? राजनीतिक कारण, ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस, राज्य हड़प नीति। जब हमारे ब्रिटिशर्स आए ना, तो हमारे डलहौजी का भी आगमन हो गया। और डलहौजी ने आते ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस मतलब स्टार्ट किया। जिस राजा का मतलब उत्तराधिकारी नहीं होता है, जो मैंने अभी बताया, जो हम गोद जो लेते हैं, अगर हमारा उत्तराधिकारी नहीं है, खासकर आप याद करिए हमारे झांसी में हमारा उत्तराधिकारी नहीं था, तो झांसी की रानी ने एक गोद लिया एक बच्चे को, तो अंग्रेज उस रियासत को मतलब उस एरिया को अपने अधीन कर लेता था। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कॉज है, जो अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो मेरे अंडर आ गया। अवध, झांसी, सतारा, नागपुर आदि राज्यों का अपने में मिलाना, ये एक बहुत बड़ा रीजन था जो इन सभी राज्यों को अपने में मिला रहे थे। इसीलिए ये लोग इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना चाह रहे थे और भारतीय शासकों की सत्ता को ये समाप्त करना चाह रहे हैं। ये हमारा बहुत ही बड़ा रीजन था, पॉलिटिकल कॉज था, जो उन्होंने लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति कह सकते हैं इसे, या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेज। जिन राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता है, उसकी रियासत को अंग्रेज अपने अधीन कर लेता था। अवध, झांसी, सतारा, नागपुर, इन सारे जिलों को इन्होंने अपने में मिलाया, खासकर की अवध को। ठीक है, अब आता है हमारा इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में सबसे मेन रीजन है हमारा टैक्सेस, हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर। किसानों पर इन लोगों ने भारी कर और जमींदारी व्यवस्था बिठा के रखी हुई थी। अगर आपका किसी भी समय आपकी उपज अच्छी ना हुई, तो भी आपको उसका देना पड़ता था कर। जितना टैक्सेस वो लोग फिक्स करके रखे थे, उतना टैक्सेस हमें देना पड़ता था। यही एक रीजन था जो इनके समय में, ब्रिटिशर्स के समय में, हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल एंड इंडस्ट्रियल हैंडीक्राफ्ट, जो हमारे बनाते थे हमारे किसान भाई या हमारे कलाकार भाई, उन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री या हाथ से जो कुछ बना हुआ चीज था, उन सब का डिस्ट्रक्शन होता था, उन सब का कोई यूज नहीं होता था। ये लोग ब्रिटिश से सामान लाते थे, विदेशों से सामान लाते थे, उसको इंपोर्ट करते थे इंडिया में। इसीलिए तो गांधी जी ने बाइकॉट मूवमेंट का यूज किया था। स्वदेशी ब्रिटिशर्स का बाइकॉट होता था, बाइकॉट सामान स्वदेशी का यूज करो। ठीक है, किसानों को फसल की जप्ती, कर्ज का बोझ, बुनकरों और कारीगरों की बदहाली, यही सब इसमें इकोनॉमिक कॉज में आया। अब देखिए सामाजिक कारण क्या आया। सामाजिक कारण में था अंग्रेजों द्वारा सामाजिक सुधारों में ना हस्तक्षेप करने लगे। जैसे पहले क्या था, पहले हमारे यहाँ सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब होता था। लेकिन जब से ये लोग आए ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने क्या किया, सती प्रथा को हटा दिया, विधवा का पुनर्विवाह करवाया, बाल विवाह बंद करवाया। वैसे ये चीजें ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छी की, लेकिन हमारे जो पुराने रूढ़िवादी सोच के लोग थे, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया।
और दूसरा से दूसरा उन्होंने ईसाई धर्म को भारत में प्रवेश का रास्ता खोल दिया। अब ईसाई धर्मों ने आते ही उन्होंने कहा जो हम भारत को पूरा ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लेंगे, जो कि इधर भारत के लोगों को ये मंजूर नहीं था। वो लोग वेस्टर्न एजुकेशन एंड कल्चर्स अपने ऊपर नहीं इम्पोज कर सकते थे। जाति और धर्म परंपराओं का ये अनादर हुआ। तो चलिए, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा जाने और समझें। अब देखिए मिलिट्री कॉज क्या था। मिलिट्री कॉज में क्या हो गया था, हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक रेशियो बना के रखा था 5:1। अब 5:1 क्या है, हर एक ब्रिटिशर्स के ऊपर हमारे 5 इंडियंस हो। ये तो बहुत ही अन्याय था। दूसरा, ब्रिटिशर्स के हिसाब से हमारे इंडियन सैनिकों की तनख्वाह या पदोन्नति, जिसे हम अवार्ड्स ये या रिकॉग्निशन या हम बोल सकते हैं जो हमें कुछ और पोस्ट पे डाल दिया जाए, इस सब में भेदभाव होता था, जो कि हमारे इंडियन सैनिकों को एकदम पसंद नहीं था। मतलब उन्हें इन चीजों का खेद था। दूसरा, सैनिक कारण में हमारा इनफील्ड राइफल भी आएगा, जिसे हम रिलीजियस कॉज में दे देंगे। दूसरा ये था जो हमारे यहाँ एक थी डाक व्यवस्था की सुविधा। डाक व्यवस्था की सुविधा क्या होती है, तो डाक व्यवस्था की सुविधा में क्या था, जो हम अपने यहाँ कुछ, जैसे कि हमारे सैनिक जो है सो बाहर रहते हैं, उनके घर के लोग जो होते थे तो उन्हें हम चिट्ठी भेज सके, कुछ अपना भेज सके, तो उन्होंने उन्होंने 1854 में डाक व्यवस्था बंद कर दी। ये एक बहुत ही बड़ा अन्याय किया उन्होंने। दूसरा, अवध अवध पे हमारे ब्रिटिशर्स ने बहुत कब्जा कर लिया था, तो जनरली हमारे भारत के जो ज्यादा से ज्यादा सैनिक थे वो अवध से ही थे, और अवध के लोगों को हमारे यहाँ और अवध में जितने भी हमारे घर के लोग थे उन्हें हमें कष्ट दिया जाता था, उतनी रियायतें नहीं दी जाती थी, उनसे ज्यादा से ज्यादा कर लिया जाता था। तो हमारे सैनिक सोचते थे जो हम ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे हैं और वो हमारे घर वालों को ही तकलीफ दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन रहा। और हमारा सबसे मेन आता है धार्मिक कारण, रिलीजियस कॉज, और उसका सबसे मेन रीजन है ये ग्रीज कार्टेज, गाय और सुगर के चर्बी के मांस से बना हुआ कारतूस। ये हमारे धार्मिक रीजन से ये एकदम मान्य नहीं था, जिसे हम पूजो, हमारे लिए गाय हमारी माता है, हम लोग बोलते जो हमारे लिए पूज्य है उसे हम उसकी चर्बी को मुंह से कैसे उस कारतूस को लगा के खोलें। दूसरा, कभी कभी हमारे ब्रिटिशर्स में हमारे यहाँ ये भी मान्यता है, जो कोई कोई प्रांत के लोग दाढ़ी रखना ही अपना धार्मिक समझते हैं, हमारा रिलीजियस है दाढ़ी रखना, लेकिन हमारे ब्रिटिशर्स ने दाढ़ी रखना भी अलाउ नहीं किया था, जो कि हमारे धार्मिक रीजन के खिलाफ है। और जब हमारे यहाँ युद्ध होती है तो हमें 7 समंदर पार जाके ब्रिटिशर सैनिक को, जो जिसमें उसमें हमारे इंडियन सैनिक तो ज्यादा ही थे, तो उन्हें समुद्र पार करके जाके जाना पड़ता था। और हमारे रिलीजियस में ये कहा जाता है जो अगर हम समुद्र पार करके चले गए तो ये बहुत ही घोर पाप है। तो ये सब एक रीजन बना हमारे 1857 के रिवॉल्ट का। तो चलिए एक बार हम इन सारे रिवीजन कर लेते हैं जो क्या क्या रीजन बना। एक था हमारा राजनीतिक कारण, जिसमें लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति थी, अवध, झांसी, सतारा, नागपुर आदि राज्यों को अपने में मिलाना। आर्थिक कारण आया, आर्थिक कारण में सबसे बड़ा कारण था हमारा भारी कर और जमींदारी व्यवस्था, किसानों और कारीगरों की बदहाली। मतलब हमारे जो यहाँ हैंडमेड सामान थे हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं, ब्रिटिश से जो इम्पोर्ट होके आता था हमें उसका ही यूज करना पड़ता था। उसके बाद हमारा आया सामाजिक और सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में हमारा वही हो गया जो हमारे जो पुराने रीति रिवाज थे, जैसे कि सती प्रथा और
बाल विवाह, इन सबों पे सारे ब्रिटिशर्स ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सती प्रथा को रोक दिया, बाल विवाह को रोक दिया, विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट कर दिया, और ईसाई जो धर्म वाले थे उनको हमारे भारत में आने की परमिशन दे दी। ये सब हमारे सामाजिक कारण हो गए। अब धार्मिक कारण हुए। अगले धार्मिक कारण में हमारा ग्रीस कार्ट्रिज का यूज करना धार्मिक कारण हो गया। दाढ़ी मूंछ को कटवाना, समुद्र पार करके जाना, ये सब हमारे धार्मिक कारण हो गए। और इमीडिएट कॉज में तो हमने अभी पढ़ा है, जो मंगल पांडे जो ओपनली अटैक किए थे 29 मार्च 1857 को, वो हमारा ग्रीस कार्ट्रिज के कारण पूछेगा तो ग्रीस कार्ट्रिज ही है, वही कारतूस लगे बंदूक जिससे जो गाय और चर्बी के मांस से बने हुए हैं। ये पूरे वीडियो में ये गाय और चर्बी का मांस ही फेमस हो जाता है, तो उससे वो हमारा इमीडिएट कारण हो गया। और हमारा रिवॉल्ट कब स्टार्ट हुआ? 10 मई 1857 में। अब देखिए मेन सेंटर, मेन लीडर और स्टार्टिंग डेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। मैं आपको स्टार्टिंग ही में बोल दी थी, वैसे तो थोड़ी थ्योरी पार्ट है, लेकिन ऐसे पढ़ना है जो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसे आप लोग या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसे जरूर लिखिए। अब देखिए मेन सेंटर कब था, कहाँ था? मेन सेंटर हमारा मेरठ था, मई 1857। कौन सा मई? पता नहीं यहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ है। 10 मई 1857 को। इसमें मेन लीडर कौन थे? इंडियन की तरफ से मैं बोल रही हूँ, मंगल पांडे और बख्त खान। अब ब्रिटिश लीडर जनरल विलियम्स हॉविट और जनरल विल्सन टेन। जनरल विलियम 10 जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए जनरल विलियम हैविट ने यहाँ पे ब्रिटिशर लीडर का काम किया। फिर 10 मई से स्टार्ट हुआ। 10 मई के अगले ही दिन, ऐसे सोचिए, 11 मई को 1857 में बहादुर शाह जफर जो थे, सो दिल्ली के लास्ट मुगल एम्पायर, मैं लिख दी हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, बार बार रिवीजन हो, वो थे। और ब्रिटिशर लीडर्स की तरफ से पूछा जाए तो जनरल जॉन निकोलसन और जनरल विल्सन। हो गया 10 में, हो गया 11 में, हो गया, याद हो गया। मेरठ 10 में, जिसमें मंगल पांडे जो स्टार्ट किया था। और यहाँ पे वैसे क्वेश्चन यही बनता है जो स्टार्टिंग डेट क्या है, तो 10 में 1857 स्टार्टिंग डेट। उसके बाद 11 में 1857 को दिल्ली में बहादुर जफर थे, 11 मई को हो गया। और ब्रिटिशर लीडर, ब्रिटिश में अपॉइंट करते हैं ना जो कौन से लीडर इसको इसके अगेंस्ट काम करेंगे, जनरल जॉन निकोलसन और जनरल विल्सन। कानपुर में 11 जून 1857 में कानपुर में नाना साहब और तात्या तोपे। नाना साहब और तात्या तोपे। ब्रिटिश लीडर कौन थे? जनरल सर हेनरी हैवलॉक और जनरल नील। लखनऊ में बेगम हजरत महल। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, सर हेनरी लॉरेंस और सर कॉलिन कैंपबेल। मैंने कहा था ना सर कॉलिन कैंपबेल का नाम आते रहेगा। झांसी, ये तो कोई नहीं भूल सकता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और इधर से ब्रिटिशर्स के थे जनरल ह्यूज रोज। बिहार कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, मेजर विंसेंट एडा, जुलाई 1857। बंगाल में मंगल पांडे, ब्रिटिश रेजिमेंट ऑफिसर, ये 34वां इन्फेंट्री के थे, ये भी याद रखिएगा। मार्च 1857। अवध में बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला, ब्रिटिश इंडियन कंपनी, मई जून 1857 में। ठीक है, अब देखिए विद्रोह के बारे में मैं कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ। जो विद्रोह का जैसे कि क्वेश्चन आया, जो विद्रोह का शुरुआत कहाँ और कैसे हुआ, तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा? 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह का शुरुआत हुआ। ठीक है, मेरठ से में क्या हुआ था? कारतूस प्रकरण हुआ था, जो कारतूस का यूज हो रहा है, शुरुआत यही से हुआ था। इमीडिएट कॉज याद रखिएगा, कारतूस प्रकरण के कारण 85 सिपाहियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और उसी के कारण उन्होंने दंडित करने के लिए उन्हें क्या किया गया? जेल में डाल दिया गया।
जेल में डालने के बाद मेरठ से सिपाही क्या किए, कुछ सिपाही दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया। लेकिन एक बात जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, मेरा बात सुनिएगा ध्यान से, ये सब चीजें लिखी नहीं है, ये सब चीजें पूछी जा सकती है, इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बता रही हूँ। बहादुर शाह जफर बहुत मतलब एक बुजुर्ग नेता थे, तो वो खुद इतना लड़ाई नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने सेनापति बख्त खान को इसका लीडर बनाया। बख्त खान, याद रखिएगा, बख्त खान। ठीक है, क्या नाम है यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, बख्त खान। बख्त, हाँ, ठीक है, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को बनाया था। और ये शुरू हुआ 10 मई को, क्या हुआ, मेरठ विद्रोह हुआ। 11 मई में दिल्ली में बहादुर शाह जफर का सम्राट के रूप में घोषणा हुआ। फिर जून में कानपुर में झांसी से विद्रोह हुआ, लखनऊ में बगावत हुआ, दिल्ली में अंग्रेजों का कब्जा हुआ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का शौर्यपूर्ण युद्ध हुआ, ग्वालियर में तांतिया तोपे और लक्ष्मीबाई का संघर्ष हुआ, और 1859 में विद्रोह का अंत हुआ। अब देखिए विद्रोह में क्या हुआ, जब विद्रोह इतना हुआ तो विद्रोह का आउटकम क्या आया। तो पहला, ये विद्रोह असफल रहा। अगर ये पूछा जाए जो विद्रोह सफल है या असफल, तो हमारा ये विद्रोह एक असफल आंदोलन रहा। क्यों? क्योंकि उसमें नेतृत्व की कमी थी, लीडरशिप की कमी थी। मतलब एक होता है जो हम अपने अपने जगह से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं था जो हम सब एकजुट मिलकर लड़ रहे हैं, कोई कानपुर से, कोई झांसी से, इस तरीके से हो रहा है। उसमें एक भौगोलिक विस्तार नहीं हुआ, मतलब क्षेत्रों की भी कमी रही। और एक है जो हथियार, जितने हमारे ब्रिटिशर्स के पास हथियार थे, उतनी हथियार हमारे भारतीय सैनिक के पास थे ही नहीं। और कुछ भारतीय शासक जो थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे शिक्षित वर्ग के लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। बहुत सारे जमींदार थे, उन्होंने अपने जमीनों के कारण ब्रिटिशर्स का साथ दिया। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सारे के सारे जमींदार जो हैं सो ब्रिटिशर्स का साथ दिए, क्योंकि हमारे बिहार के जो थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स का, कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह बिहार के जो थे, बाबू कुंवर सिंह जमींदार ही थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। हम ये नहीं बोल सकते हैं। तो हमारा ये एकजुटता का भी कमी था। हमारे कुछ लोग कर रहे थे, हमारे ज्यादा से ज्यादा भारतीय सैनिक तो ब्रिटिशर्स के साइड से ही लड़ रहे थे। तो ये सब ना विद्रोह के असफलता का बहुत ही बड़ा कारण बना। अब विद्रोह जब असफल भी हो गया, लेकिन फिर भी कुछ तो आउटकम्स आए। तो उसका आउटकम्स में पहला था जो मुगल रूल ही खत्म हो गया। बहादुर शाह जफर, तो जफर क्या हुआ बहादुर शाह जफर का, जब बहादुर शाह जफर ने जब लड़ाई शुरू हुआ तो बहादुर शाह जफर बर्मा, बर्मा कहाँ है, रंगून, रंगून में जाके चले गए। रंगून में उनकी मृत्यु भी हो गई। और इसका क्या हुआ, ब्रिटिश इन ऑफ मुगल्स रूल हो गया। बहादुर जफर को रंगून का ही निवासी साबित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत हो गया, जो अब कोई भी कंपनी नहीं रूल करेगी, हमारे क्राउन जो है सो रूल करेंगे। अब से भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, आप बोल सकते हैं। उसके बाद भारतीय सेना में पुनर्गठन हुआ, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की नीति अपनाई गई थी। प्रशासनिक सुधार और रियासतों के सुधार का आश्वासन दिया गया। तो चेंज, कुछ पॉलिसीज चेंज होंगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म चेंज हो गए। अब इसमें हुआ क्या, 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता की लौ जलाई। और ये जो था राष्ट्रीय आंदोलन का नींव ही 1857 से हमारा शुरू हुआ। ठीक है, 1857 को हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोल सकते हैं, सिपाही विद्रोह, महान विद्रोह, ये सब नामों से हम इन्हें जानते हैं। तो चलिए, यही था हमारा 1857 का विद्रोह। ये एक बहुत ही भारत का पहला व्यापक राष्ट्रीय विद्रोह
हुआ। आने वाले पीढ़ी इसी से इंस्पायर हुए और इसी के बाद हमारे यहाँ बहुत सारे रिवॉल्ट हुए एंड फाइनली हमारा देश आजाद हुआ। तो आज हम ये पढ़ लिए हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे जिससे आपको और चीज भी क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। इसे पढ़ते रहिएगा, एक दो बार देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा।